तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक मैं आप लोगों को बहुत टफ सर्किट में आपको सॉल्व करना बता चुका हूं कि एक बहुत टफ सर्किट होगा, बहुत जटिल, बहुत कठिन सर्किट होगा। उस सर्किट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट आने वाला है, ये सारी चीजें मैं तुमको निकालना, उसकी जो बढ़िया वाली जो टेक्निक होती है वो सारी टेक्निक मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। तो अगर आप अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके पहले वाली वीडियोस आप देख कर आ जाइए, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं यार, है ना। चलो आ जाओ। देखो तो बेटा, आज की जो चर्चा है ना, आज की जो चर्चा है हम लोग करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के साथ। किसके साथ करने वाले हैं? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को सबको बता देता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस वाले वीडियो में मैं बहुत टफ सर्किट सारा सॉल्व करने वाला बताने वाला हूं, तो बेटा कृपया करके आप इससे अगला वाला लेक्चर देखें, ठीक है। आप ये वाला लेक्चर ना देखें। अगर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक फील पता है कि फील क्या होती है, तो फिर आप ये वाली वीडियो मत देखें, आप इससे अगली वाली वीडियो देखें, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक फील क्या होती है, क्यों जरूरत है भाई, मैं क्यों पढ़ूं उसको, क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, और असलियत में क्या मतलब होता है इसका, है ना, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक सर्किट होते हैं सीरीज और पैरेलल के, इसमें मैं वो कनेक्ट करूंगा। तो अगर आप बेसिकली सिमेट्रिसिटी रूल के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, या आइडियल बैटरी कंसेप्ट के लिए, है ना, या फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड के लिए, तो बेटा इससे अगली वाली वीडियो में आप स्विच कर जाओ, ये वाली वीडियो में टाइम मत वेस्ट करो यार, ठीक है। अच्छा सुनो, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसा मान के, तुम्हें पता है मेरे हमेशा से मेरी यही अप्रोच रही है कि मैं बिल्कुल बच्चे को जीरो से मानकर स्टार्ट करता हूं, है ना, कि हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से मानकर हम शुरू करेंगे और जेई एडवांस तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? जेई एडवांस तक जाएंगे, उससे नीचे का अपने लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाओ बेटा, चर्चा को शुरू करते हैं। और मैं ऐसा मान के बिल्कुल चर्चा को शुरू कर रहा हूं कि भैया मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल एकदम अज्ञानी बच्चे हैं। आ जाओ सुनो। देखो तो बेटा, सबसे पहला सवाल कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई क्यों पढ़ूं मैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, देखो सुनो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि क्यों पढ़ूं, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कॉम्बिनेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये वीडियो जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसे देखनी ही चाहिए, ठीक है। आओ सुनो जरा ध्यान से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, भाई दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं? एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं पैरेलल। सर ये कैसा पैरेलल है? बेटा मैंने दो लाइन पैरेलल बना दी ना, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एक कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इतनी बात तो मुझे समझ आती है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सर क्या होता है, मैं क्यों पढ़ूं? बेटा क्या होता है उससे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं कि क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। तो बेसिक तो मुझे पता है, ऐसा मुझे पता भी है, सब बातें मैं अलग ही बताऊंगा। बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे पता है कि रेजिस्टेंस एक के बाद जुड़ते जाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बहुत सारों की एक भुजा एक साथ और बहुत सारों की एक भुजा एक साथ। फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है बेटा? अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेज है। कैसा? मैंने बोला एक R1, मैंने बोला एक R2 और मैंने बोला एक R3, ठीक है। ये तीन मेरे पास रेजिस्टेंसेज है। तो अगर मुझे इन्हें सीरीज में जोड़ना है तो मतलब मुझे इन्हें एक के बाद एक जोड़ देना चाहिए, मुझे इन्हें एक के बाद एक जोड़ देना चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सारी चीजें बताऊंगा मैं बाद में, क्या करंट सेम, पोटेंशियल सेम, फलाना ढिमकाना सब बता दूंगा, तो टेंशन मत ले एकदम, ठीक है। अच्छा भाई, तो तीन रेजिस्टेंसेज थे, उनको एक के बाद एक इस तरह से क्रम में जोड़ दिया गया, इस तरह से क्रम में जोड़ दिया गया कि पहले रेजिस्टेंस की दूसरी भुजा, पहले रेजिस्टेंस की दूसरी भुजा दूसरे रेजिस्टेंस की पहली भुजा से कनेक्टेड है, दूसरे रेजिस्टेंस की दूसरी भुजा तीसरे रेजिस्टेंस की पहली भुजा से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। इस तरह से मामला चला हुआ है। तो ए और बी के बीच में अगर मैं बोलूं मान लीजिए ये पॉइंट ए है और मैं बोल दूं कि मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में ये R1, R2 और R3, these are the series resistances, these are the series resistances। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है क्या नहीं आता है वो सब बातें तो मैं तुम्हें सिखा ही दूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इन्हीं तीनों को अगर पैरेलल में जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते बेटा? तीनों रेजिस्टेंस की जो पहली भुजा है ना वो एक साथ जुड़ी होती। कैसे? मान लीजिए कि यह रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, और मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस है R2,
ये रेजिस्टेंस है R2 और बेटा जी ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R3। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये रेजिस्टेंस है कौन सा R1, ये रेजिस्टेंस है कौन सा R2, ये रेजिस्टेंस कौन सा है R3, ठीक है। और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ओके, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। तो अब ध्यान देखिए, तो तीनों रेजिस्टेंस की एक एक भुजा पॉइंट A पर और एक एक भुजा पॉइंट B पर कनेक्टेड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ करंट बढ़ता है, वोल्टेज सेम रहती है, सब बता दूंगा तो टेंशन मत ले। तो इतना सुन बस, क्या सुना कि तीनों रेजिस्टेंसेस की एक भुजा एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरी भुजा एक पॉइंट से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से। सर ठीक है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं क्यों पढ़ूं, क्या मेरे को जरूरत है इस चीज की, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, देखो क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेरे को ना, मैं घर पे बैठ के अपना कुछ बना रहा था, मतलब कुछ इनोवेशन कर रहा था, मान लीजिए कुछ नया सर्किट डिजाइन में कुछ कर रहा था, और उस सर्किट डिजाइन में मुझे भाई साहब भाई साहब 3 ओम की रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो गई। कितने ओम के रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो गई? 3 ओम के रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो गई। मैं गया बाजार में, मैंने कहा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है बाजार से लेके आ जाता हूं। मैं गया बाजार में, मैंने बोला दुकानदार को कि भैया मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो बोला भैया नहीं है। क्या बोला? भैया नहीं है। मैं क्या दुकान खोल के बैठा है तू साले, तेरे पास रेजिस्टेंस नहीं 3 ओम का? बोला नहीं है 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास। तो फिर मेरे को लगा दिल्ली जाता हूँ, चलो दिल्ली तो बड़ी मार्केट है, वहां तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिलते हैं। मैंने कहा दिल्ली से लेके आऊंगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं मिल रहा तो कैसे? तो मैं गया, दिल्ली गया, मैं तो दिल्ली से गया तो 3 ओम का रेजिस्टेंस, मैं थोक वाली मार्केट में गया तो मैं जाके बोला उसको कि भैया 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को बोला नहीं है। मेरे को बोला नहीं। मैंने कहा यार ये थोक की दुकान करके बैठा यार, पूरे इंडिया में यहां से रेजिस्टेंस सप्लाई होते हैं, ये मना कर रहा है 3 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूं यार, मेरे को 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। बोला भाई साहब कंपनी में पता कर लो। क्या बोला वो? बोला भाई साहब कंपनी में पता कर लो। मैंने कहा कंपनी कहां है? बोला चाइना में। बोला कहां है? चाइना में। मैंने कहा चलो चाइना चलते हैं भाई साहब, 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे को तो चाहिए ना, मैं तो जाऊंगा। मैं गया भाई साहब, फ्लाइट पकड़ के मैं चाइना चला गया 3 ओम का रेजिस्टेंस लेने के लिए। तो मैं गया कंपनी वाले के पास गया, तो मैंने कहा भैया 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब सुनो वो क्या बोला, ध्यान सुनो, हर एक आदमी के जवाब सुनते चलो तुम। पहले वाले ने क्या बोला कि नहीं है, दूसरे वाले ने क्या बोला कि नहीं है कंपनी में पता कर लो, दूसरे वाले ने क्या बोला था थोक वाले ने कि कंपनी में पता कर लो, और ये तीसरे वाला ये क्या कह रहा है सुनना जरा, कंपनी का मालिक। मैंने बोला कि भैया मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या बोला कंपनी का मालिक कि सर कितने चाहिए? ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये कह रहा है कि सर कितने चाहिए। मैंने बोला 1 चाहिए। वो हंसने लगा, फिर गुस्सा हो गया, बोला तू पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं करता है? मैंने कहा पढ़ाई, अब वो कहा मतलब कैसे मतलब सर पढ़ाई का होता है। तो बोला चुपचाप निकल ले यहां से। तो उसने ऐसा क्यों बोला मुझे? अगर पहला सवाल उसका क्या था, पहला सवाल उसका था कि कितने चाहिए, जब मैंने बोला 1 चाहिए तो गुस्सा हो गया यार, ऐसे कैसे? तो बेटा अब ध्यान से सुनिए, जो फैक्ट्री का मालिक था ना, उसे इस बात का पता था कि अगर मुझे बहुत सारे चाहिए, मान लीजिए अगर मैं उसे एक मास ऑर्डर देना चाहता हूं, मास ऑर्डर मतलब कि बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं, बहुत बड़ा, तब तो वो मेरे लिए स्पेशल 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे लिए फैब्रिकेट करके मेरे लिए बना के वो दे देगा, तब तो वो मेरे लिए बना के दे देगा। और अगर मुझे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो फैक्ट्री का मालिक ये भी बात जानता था कि मैं घर बैठे उसे बना सकता था अगर मैंने पढ़ाई करी होती। अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो वो घर बैठे मैं बना सकता था। कैसे? क्योंकि उसकी कंपनी एक एक ओम के रेजिस्टेंस तो बनाती है भाई, बाजार में एक एक ओम के रेजिस्टेंस तो बहुत अवेलेबल है। आप एक सीरीज में जोड़ दो, काम खत्म भाई साहब, चाइना तक नहीं जाना पड़ता, काम बन जाता तेरा। यार हाना तो बोल, यार हाना तो बोलो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर उस तरफ खड़े होकर स्क्रीन के सुन लेते हो आप, हाना ऐसे कैसे मतलब? हाँ ध्यान सुनो, ध्यान सुन। तो उस कंपनी के मालिक को पता था कि अगर मुझे पर्सनल यूज के लिए एक 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं उसे घर बैठकर बना सकता हूं ना यार। अरे हाँ ना तो बोलो, घर बैठकर मैं उसे बना सकता हूं, और अगर मैं उसे बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं तब तो वो बनाकर मेरे को स्पेशल दे सकता है। हालांकि उसकी कंपनी 3 ओम का रेजिस्टेंस बनाती नहीं। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, इस बात से मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस में किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में हमें कितने भी ओम का रेजिस्टेंस चाहिए हो सकता है यार, है ना? वो डिपेंड करता है, सर्किट की डिमांड है भाई, उसमें तुम कितना करंट चाहते हो, उस एप्लीकेशन की डिमांड है ना? तो कितने भी ओम का रेजिस्टेंस तुम्हें चाहिए हो सकता है, पर वो ओम का रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आई? पक्की बात एकदम भाई, मुझे तो कितने भी ओम का रेजिस्टेंस चाहिए हो सकता है, मेरे सर्किट डिजाइन की ऐसा डिमांड है कि मुझे कैसा भी चाहिए हो सकता है, पर वो पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे उसे घर में बनाना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट। क्या बात समझ आई?
पक्की बात एकदम। इसीलिए बेटा इन कॉम्बिनेशन को पढ़ें, सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ें और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ें, क्योंकि ये मुझे वो टेक्निक्स देता है, मुझे उतना ज्ञान देता है कि मार्केट में अवेलेबल कोई भी रेजिस्टेंस हो उससे मैं अपनी डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकता हूं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हें मानता समझ आई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की? पक्की बात है। तो तुम पढ़ने के लिए तैयार हो ना? इसीलिए पढ़ना है अपने को, क्योंकि अपने को कुछ भी चाहिए हो सकता है, कितनी भी वैल्यू का चाहिए हो सकता है और मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसीलिए पढ़ें, सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ें और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ें। पक्की बात एकदम। समझ आया तुम्हें? इस तरह से नहीं सोचा था ना कभी भी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैसे पढ़ना चाहिए? पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई चलो, तो एक बार तुम इसको अच्छे से नोट कर लो कि भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं तुमको इसकी मैथमेटिक्स में, इसके बेसिक्स में धीरे धीरे घुमाता हूं और फिर अपन भाई साहब यहां से शुरू करके याद रखना जेईई एडवांस तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे बेटा? जेईई एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, करो। आओ बेटा देखो, सुनो, तो एक एक करके दोनों कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है ये R1, एक रेजिस्टेंस है ये R2 और एक रेजिस्टेंस है ये R3। ठीक है, मैंने बोला कि मान लीजिए रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, तो बेटा क्या करा गया कि इनको किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इनको किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने बोला चलो V वोल्ट की बैटरी है, अपन ने V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा के या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा के मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं कि बेटा इन तीनों रेजिस्टेंस को अपन किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं ना। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा झमेला सर्किट है, मान लो किसी सर्किट में भाई साहब 50 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने? 50 ओम का रेजिस्टेंस नहीं, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 50 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 50 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और उन 50 रेजिस्टेंस का जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। कितना है वो? 5 ओम। तो उन 50 के 50 रेजिस्टेंस को हटा दो सर्किट में से और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, भाई साहब सेम अमाउंट ऑफ करंट वो बैटरी से ड्रॉ करेगा। क्या तुम्हें बात समझ आई? पक्की बात एकदम। सर्किट की तबीयत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि चलिए मान लीजिए कि ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 और इनको अपन ने ऐसे कनेक्ट करा कि मान लीजिए अब सर्किट में मान लीजिए बैटरी से जो करंट है ना इस तरफ, ये जो करंट निकला है ये मान लीजिए करंट है I, ये करंट है I। तो वही करंट I यहां से गुजर रहा है, वही करंट I यहां से गुजर रहा है, वही करंट I यहां से गुजर रहा है और वही करंट I यहां से गुजर रहा है और वो यहां पर फाइनली बैटरी के अंदर, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आ जानी चाहिए। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा बेटा ध्यान से देखिए, तो एक और डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि वो 2 या 3 या जो भी रेजिस्टेंस हो, जितने भी नंबर हो, वो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कहे जाएंगे जिनमें करंट की मात्रा सेम हो, जिनमें करंट की मात्रा सेम हो, जिनमें सेम करंट बह रहा हो, जिनमें सेम करंट बह रहा हो, सिर्फ वही रेजिस्टेंसेस सीरीज में कहे जाएंगे, सिर्फ वही रेजिस्टेंस सीरीज में कहे जाएंगे। इसका मतलब कि R1, R2 और R3 इसीलिए सीरीज में हैं क्योंकि उनमें करंट भैया सेम बह रहा है। ऐसा नहीं कि यहां से करंट बहा आई फिर कहीं बट के निकल लिया इधर उधर, उस समय पर फिर R2 R1 के साथ सीरीज में नहीं होता। क्या तुम्हें बात समझ आई है? या अगर I इसमें से बह जाता और उसके बाद उधर बढ़ जाता तो R3 R2 के साथ सीरीज में नहीं होता। जब करंट सेम रहता है सारे रेजिस्टेंसेस में, उस समय कहा जाता है कि भाई साहब रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? सारे सीरीज में है बेटा। कैसे हैं? सारे सीरीज में। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या देखा कि भैया करंट जो है वो R1, R2 और R3 सब में से ऐसे बह रहा है। तो फिर किसी ने सोचा कि यार इन तीनों को बनाने से अच्छा कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाओ, एक ऐसा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगाओ कि वो भी इतना ही करंट बैटरी से ले ले, इतना ही करंट बैटरी से ले ले जितना ये तीनों मिलकर ले रहे हैं, जितना ये तीनों मिलकर ले रहे हैं। बेटा कंसेप्ट सुनना जरा ध्यान से। देखो जितना ज्यादा तुम रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगाते जाओगे, सर्किट उतना ही बल्कि बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, है ना। और आजकल तो बेटा मिनिएचर का जमाना है, आजकल तो मिनिएचर का जमाना है ना। जिस फोन में, जिस लैपटॉप में तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस टैबलेट में तुम ये वीडियो देख रहे हो बेटा, उसके अंदर करोड़ों अरबों उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंसेस उसके अंदर लगे हुए हैं। तो सोच के देख, इतना सा मोबाइल, इतना सा उसका मदरबोर्ड चिप, इतने से मदरबोर्ड चिप के अंदर भाई साहब लाखों करोड़ों रेजिस्टेंसेस। तो आजकल तो मिनिएचर का जमाना है यार। हाँ ना तो बोल यार। अब तो सोच कि अगर रेजिस्टेंस मान लो बहुत बड़े होते या बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर ऐसे लगा दोगे तो अपन तो छोटा सा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे ना सर्किट को। सर्किट जितना छोटा बने, जितना छोटा बने, जितना छोटा बने उतना अच्छा। तो क्या बोला किसी भले आदमी ने कि भैया इन तीनों रेजिस्टेंस का कोई एक ऐसा नेट होना चाहिए
जो कि अगर इस सर्किट में लगा दें तो इस करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। और उस एक रेजिस्टेंस को ही कहा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहा जाएगा उसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो लगा दोगे ना इसके अंदर तो इन तीनों पर कोई इस सर्किट के करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पक्की बात एकदम। तो बोला हाँ ठीक है, उससे सर्किट छोटा भी हो जाएगा। तो कैसा सर्किट बनाया? नया सर्किट बनाया। बोला ऐसा। कैसा? बोला इन तीनों को हटा के ना एक ही ऐसा लगा दो जिससे इस सर्किट के करंट पर, इस सर्किट में बहने वाले करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ये आर इक्विवेलेंट जो है ये ऐसा है कि इन तीनों पर, मतलब इसमें बहने वाले करंट पर ये कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। तो मुझे इस आर इक्विवेलेंट की ही वैल्यू निकालनी है। यही मेरा चैलेंज है, यही मेरा चैलेंज है। ठीक भाई, मैंने दिमाग लगाया। फिर चलो भाई बेसिक सर्किट एनालिसिस की तरफ ही चलते हैं। मुझे तो भाई आता है, मुझे तो कुछ और आता नहीं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मान लो ये 0 वोल्ट है, तो भैया ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। ये 0 वोल्ट है तो ये भी वोल्ट है, तो ये भी वोल्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब कि इन तीनों के अक्रॉस, मतलब जो नेट पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो है V, वो है V। मतलब यहां से जब धक्का चला था तो यहां से धक्का चला था V, यहां से धक्का चला था V, और यहां पहुंचते पहुंचते हो गया 0। भाई साहब यहां से जब चार्ज चला था तो मस्त चला था एकदम सेठ की तरह। इन रेजिस्टेंसेस ने सारा का सारा उसकी एनर्जी सारी की सारी चूस ली, और यहां पहुंचते पहुंचते रेजिस्टेंस को जो चार्ज की जो हालत है वो भिखारी जैसी हो गई। कैसी हो गई? भिखारी जैसी हो गई। फिर बैटरी ने उसको फिर एनर्जी दी, चार्ज यहां से फिर चल पड़ा, और भाई साहब चलते 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 फिर यहां पर भिखारी जैसी हालत हो गई। फिर यहां से चला, फिर भाई साहब चले जा रहा है मामला। यार हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात एकदम। तो क्या देखा गया कि भाई इस V वोल्ट का धक्का है ना, ये फाइनली कितना हो गया? 0। भाई साहब मैं वोल्टेज को धक्का बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? धक्का, क्योंकि धक्का ही होता है यार। हाँ ना तो बोल। बैटरी क्या होती है? बैटरी धक्का ही होती है यार। हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात एकदम। अरे सुनो जरा ध्यान से। तो भैया जब V वोल्ट का धक्का यहां से चला था ना, तो उस धक्के में से, उस V वोल्ट के धक्के में से भैया मान लो कि V1 वोल्ट जो है ये R1 खा गया। V1 वोल्ट का जो धक्का है, उतनी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की, जो भी बह रहा है, उसमें से R1 ये खा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी एनर्जी कौन खा गया? ये रेजिस्टेंस R2 खा गया। और बाकी बची हुई एनर्जी कौन खा गया? ये रेजिस्टेंस R3 खा गया। और फाइनली एनर्जी हो गई 0। फाइनल एनर्जी हो गई 0। तो यहां से मैं क्या देखता हूं? यहां से मैं ये देखता हूं कि जो टोटल धक्का है V, वो इसके बराबर है। किसके? V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी के बराबर है। तो अगर ये तीनों धक्के अगर मैं लिख पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। अरे मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। तो V1 क्या है? R1 के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप। V1 क्या है बेटा? R1 के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो V1, और अच्छा इसके अक्रॉस करंट कितना बह रहा है? I बह रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो V1 कितना हो जाएगा बेटा? V1 हो जाएगा IR1। V1 कितना हो जाएगा? IR1। उसी प्रकार से V2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा IR2। ये हो जाएगा IR2। उसी प्रकार से V3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा IR3 बेटा। कितना हो जाएगा? IR3। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पुट कर देते हैं हम। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया। उससे पहले एक और बात देखो, इक्विवेलेंट सर्किट में जितना धक्का इन तीनों ने मिलके खाया उतना धक्का ये अकेला खा गया। अरे उतना धक्का ये अकेला खा गया। तू ध्यान से देख, अगर यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ V वोल्ट, तो यहाँ V वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट। यार हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात एकदम। तो ध्यान से देख, तो क्या लिख सकता है तू कि V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, आपके पास ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2, ये इक्वेशन है 3, और भैया ये इक्वेशन है 4। ये इक्वेशन है 4। अब इन चारों को आप इस स्टार के अंदर पुट कर दो। क्या कर दो? इस स्टार के अंदर पुट कर दो। देखो क्या मिलता है, सुनो क्या मिलता है। देखो V की जगह पे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 V2 V3 की जगह पे पुट करते जाओ। देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ध्यान से देख, तो I ने I को मार दिया। अरे I ने I को मार दिया, तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या आया? R इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। सोच ले, किसी प्रकार की कोई शंका तेरे मन में हो, भाई साहब वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करना, स्लो मोशन में फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं।
ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे ढंग से तुम नोट करो। तो मेरे को पता चल गया कि इन तीनों को किससे रिप्लेस करना था, ऐसे करना था। आज के बाद जब सीरीज में रेजिस्टेंस दिखाई देंगे तो मैं उन्हें सीधा सीधा जोड़ के आंसर निकाल लूंगा, मैं उन्हें सीधा सीधा जोड़ के आंसर निकाल लूंगा। इसमें परेशान होने की तनिक आवश्यकता नहीं है ना। चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, एक फालतू सा टाइम पास सवाल करवा देता हूं, देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा। मैंने बोला मान लीजिए इस तरह का एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इन सबको अपन एक बैटरी से जोड़ दिया, नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी बैटरी, अच्छा ऐसे जोड़ दिया। ये बड़ा डंडा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने बोला मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है बेटा, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ओके। मैंने बोला ये 3 ओम है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। चलो 10 वोल्ट की नहीं 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, कितना की लेते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये 3 वोल्ट है, मैंने बोला ये 3 ओम है, मैंने बोला ये 2 ओम है, और मैंने बोला ये 1 ओम है, ठीक है। आपको क्या सवाल बोला गया, आपको सवाल बोला गया कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस। चलो भाई देखें जरा तुमसे होता है कि नहीं होता। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, खुद से करना। चलो हुआ तुमसे, कराया तुमने खुद से। क्या बोला था, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। सारों से निकालना है, तीनों से पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। चलो मैं कर रहा हूं भाई, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो V = IR, मतलब करंट तो चाहिए, मतलब करंट तो चाहिए, और हर एक में से चाहिए, और हर एक में से चाहिए, और बात तो समझ आती है, हर एक में सेम ही होगा, और हर एक में सेम ही होगा। अच्छा तो करंट निकालने के लिए क्या करें, पहले तो क्या करें, इसके अंदर करंट निकालना तो पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि तीनों सीरीज में है कि नहीं। तो भैया तीनों तो सीरीज में, अरे तीनों तो सीरीज में, अरे सीरीज तो पढ़ा है तुम्हें अभी तक, तो उसी का तो सवाल दूंगा अभी, फालतू तो दे नहीं सकता ना। आओ देखो ध्यान सुनो, यही करते हैं, देखो सुनो। तो R इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। आओ देखो सुनो जरा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया तो क्या आया, देखो सुनो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया, 3 4 5 और 1 6 ओम। कितना आया बेटा, 6 ओम। अरे कितना आया बेटा, 6 ओम। अच्छा ध्यान सुनो, और मैं तो जानता हूं ना क्या कि V = I × R इक्विवेलेंट है ना। ध्यान सुनो, इनको हटा के इन तीनों को एक साथ मैं क्या R इक्विवेलेंट तो बोल सकता हूं ना, इन तीनों को मैं एक साथ क्या बोल सकता हूं, R इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। तो ध्यान से देखिए, यहां 0 वोल्ट तो यहां भी 0, तो यहां भी 0, तो यहां 12 तो यहां भी 12, मतलब R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है, 12 वोल्ट। कितनी है, 12 वोल्ट। देखो इस तरह से खोल के बेटा कोई नहीं समझाता है ना, कितना डीप में जाके, किसका मतलब क्या है, लगा तो देंगे सब लोग V = IR। भाई क्यों लगाऊं मैं V = IR, क्योंकि मुझे पता है कि R इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो है 12 वोल्ट। यार हाँ ना तो बोल, कितना है वो, 12 वोल्ट। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये 12 वोल्ट तो I × R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना है, 6 ओम। R इक्विवेलेंट कितना है, 6 ओम। तो बेटा करंट कितना बह रहा है सर्किट के अंदर, 2 एम्पियर। कितना बह रहा है, 2 एम्पियर। 6 दूनी 12, तो कितना करंट बह रहा है, 2 एम्पियर। चलो अब लिख दो बेटा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हिया जो होगा ये रहा होगा V1, और हिया जो होगा ये रहा होगा V2, और हिया जो होगा वो रहा होगा V3। चलो आ जाओ ना, कर दो, उसमें क्या है, V1 = I × R1, V2 = I × R2, V3 = I × R3। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो 2 × R1, R1 कितना है, 1, मतलब कि यहां ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट का, यहां पर कितना 2 × 2, तो यहां ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट का, और यहां पर 2 × 3, यहां ड्रॉप हुआ 6 वोल्ट का। टोटल मिला के देख 12 हो रहा है क्या, 6 और 4 और 2 12, मतलब टोटल ड्रॉप हो गया। यहां से चला था धक्का 12, यहां पर पहुंचा 0, तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पर जो गौर करने वाली बात है वो सुनो, पर जो गौर करने वाली बात है वो सुनो। क्या सुनो बेटा, रेजिस्टेंस जितना कम उसके अक्रॉस देख ड्रॉप उतना ही कम है ना। अरे यार सीधी सी बात है, V = IR यार है ना, तो R जितना कम तो ड्रॉप भी उतना ही कम। पर फील करो उस चीज को, ध्यान से देख। तो रेजिस्टेंस जितना कम उसके अक्रॉस ड्रॉप उतना ही कम, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसके अक्रॉस ड्रॉप उतना ही ज्यादा, मतलब वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी खा जाएगा। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही एनर्जी खा जाएगा, जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी ही कम एनर्जी खाएगा। क्या हमारी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम, सोच ले। तो वोल्टेज डिवाइड हो गई यहां पर है ना, जब सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं
तो करंट सेम रहता है और वोल्टेजेस हर एक के अलग थ्रू अलग अलग होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, तुम्हारी कॉपी में ये बात नोट होनी चाहिए। क्या बात नोट रहनी चाहिए, क्या बात रहनी चाहिए, सुनो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the current through every resistance remains same and potential drop through each resistance is different। अब रेजिस्टेंस सेम रहे तो बराबर हो जाएगा, पर वैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। करंट कैसा होता है, सारे रेजिस्टेंस में सेम रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप सब में अलग अलग होता है। सब में कैसा होता है, अलग अलग। क्या तुम्हें बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर हम अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। करो, देखो बेटा चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पर अगर तुम यहां तक आ ही गए हो तो इसका मतलब तुम्हें समझ तो सारा आ रहा है यार। और अगर समझ आ रहा है तो सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और फिर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और बेटा इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना आप लोग, क्योंकि आप जानते हो नेशनल लॉकडाउन का टाइम है और इस समय बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मुसीबतों में होंगे, शायद बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही होगी। तो आपके छोटे से प्रयास से वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे, उनका भला भी हो पाएगा। एंड बी अ पार्ट इन नेशन बिल्डिंग, ओके, बी अ पार्ट इन नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला कि चलो पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए इस तरह से ये रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। मैं 2 लेके सॉल्व कर लेता हूं, आप फिर चाहे n नंबर लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि चलो मान लो कि ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और इनको मैं पैरेलल में इसलिए बोल रहा हूं, उसका रीजन है, अब ध्यान से सुनो। R1 और R2, हाँ वो तो है कि दोनों की भुजा एक तरफ एक भुजा, ठीक है, तो फालतू टाइम पर बच्चों समझाने के लिए होता है। अब असली रीजन सुन, देख सुनो जरा ध्यान से। तो ये बैटरी थी, V वोल्ट की बैटरी थी, ऐसे भाई बहुत बढ़िया, V वोल्ट की ऐसे मान लीजिए कि ऐसे बैटरी थी। तो ये माइनस टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। V वोल्ट की मान लीजिए कि बैटरी थी, यहां से करंट चला, यहां से करंट चला, ठीक भाई, करंट चला, यहां से I करंट चला, कोई बात नहीं, चल पड़ा, आ गया करंट यहां पर। अब देखो यहां पर जैसे ही करंट गए ना, अब करंट आगे गए तो करंट को 2 रास्ते दिखे, अब करंट को 2 रास्ते दिखे, कंफ्यूज, कहां जाऊं, तो करंट बट गया। अरे करंट बट गया, कुछ गया ऊपर और कुछ गया नीचे। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि बेटा I1 करंट चला गया ऊपर, I1 करंट चला गया ऊपर, और I2 करंट चला गया नीचे, I2 करंट चला गया नीचे। I के 2 टुकड़े हो गए, एक I1 और एक I2, एक I1 और एक I2, तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बट गए। अब इसमें से I1 करंट बहा, इसमें से I2 करंट बहा, और वापस से कितना करंट बाहर आया, I करंट बाहर आया, क्योंकि जो टुकड़ा यहां पर बटा था, एक भाई I1 एक भाई I2, दोनों यहां मिल गए, मिलके हो गया I, और I करंट वापस से बैटरी के अंदर, I करंट वापस से बैटरी के अंदर। तो बेटा जहां पर करंट बढ़ता हो, जहां पर करंट बढ़ता हो, और पोटेंशियल ड्रॉप, सुनो, अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनो। यहां पर अगर V वोल्ट होता तो यहां पर अगर 0 वोल्ट होता तो यहां पर भी 0 वोल्ट, यहां पर भी 0 वोल्ट, और यहां पर भी 0 वोल्ट, और यहां पर भी 0, और यहां पर भी 0। अच्छा, यहां 0 तो यहां V, तो यहां भी V, तो यहां भी V, तो यहां भी V, तो यहां भी V। हाँ, 2 ऐसे रेजिस्टेंस, क्या सीखा मैं यहां से, 2 ऐसे रेजिस्टेंस जिनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो, क्या सेम हो, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो और करंट बढ़ जाए, ऐसे रेजिस्टेंसेस को बोला गया कि वो पैरेलल में है। कैसे हैं वो, पैरेलल में है। एंड दे फॉर्म अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या तुम्हें बात समझ आई, पक्की बात एकदम। फिर एक बढ़िया आदमी आया, बोला ये क्या फालतू का झमेला लगा रखा है, इन 2 को हटाओ यहां से, इन 2 को यहां से हटाओ, और एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जिससे इस सर्किट में करंट सेम रहे, करंट की तबीयत पर कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा रेजिस्टेंस एक लगाओ, और उस एक रेजिस्टेंस को कहा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहा गया उसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर मैंने बेटा इसे पॉइंट ए कहा और इसे पॉइंट बी कहा, तो मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है, सच दैट इस सर्किट में करंट की तबीयत पर कोई असर ना पड़े। अच्छा,
मैंने कहा ऐसा करना है तो ऐसा करना है, बोला ऐसा, ये आर इक्विवेलेंट और ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी, और अच्छा नीचे जो बैटरी थी वी वोल्ट की बैटरी थी, वी वोल्ट की ऐसे क्या थी बैटरी थी। अच्छा बहुत बढ़िया, तो अब इसके अंदर करंट को सेम रखना है ना, तो करंट को हमने सेम रख दिया, करंट को हमने सेम रख दिया। अब मेरा चैलेंज बस वही है कि मुझे ये आर इक्विवेलेंट निकालना है, मुझे ये आर इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे आर इक्विवेलेंट, क्या दिक्कत है, सुन जरा ध्यान से। तो मैंने देखा है बेटा कि करंट दो भागों में बट रहा है ना, तो यही मेरे पास इक्वेशन है, देख करंट इज इक्वल टू, देख आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब अगर मैं इस आई की, आई वन की और आई टू की वैल्यू निकाल पाऊं ना, मेरा काम खत्म, अरे मेरा काम खत्म। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट बह रहा है बेटा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस में करंट बह रहा है आई वन, कितना करंट बह रहा है इसके अंदर आई वन, कितना करंट बह रहा है इसके अंदर आई वन। तो ध्यान से देख, तो ध्यान से देख, तो आई वन इज इक्वल टू, करंट कहां बहता है, पुरानी वीडियो देखकर आए होगे तुम, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो V माइनस जीरो बाय आर वन, V माइनस जीरो बाय आर वन। उसी प्रकार से I2, उसी प्रकार से I2, देखो इस वाली ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, I2 बह रहा है, तो करंट क्या बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो V माइनस जीरो बाय आर टू, V माइनस जीरो बाय आर टू, I1 I2 आ गया। अब I निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनो, तो ये करंट बह रहा है इसके अंदर I, यहां पर है देखो सुनो, यहां जीरो तो यहां जीरो तो यहां जीरो, यहां जीरो तो यहां V तो यहां V, करंट बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो V माइनस जीरो बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, I कितना आया बेटा V माइनस जीरो बाय आर इक्विवेलेंट। लो जी गुरुजी आ गया I भी आ गया, इसमें परेशान होने की कोनो आवश्यकता नहीं है। अब इन तीनों की वैल्यू को उठा के इस स्टार के अंदर रख दो, कहां रख दो, इस स्टार के अंदर रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो भाई आंसर निकाल लेते हैं, आई की वैल्यू रखो, ये आया क्या V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन कितना आया बेटा, ये आया V बाय आर वन प्लस आई टू कितना आया, आई टू आया V बाय आर टू, ये आया V बाय आर टू। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, टुचु टुचु टुचु, V ने V को मार दिया, तो बेटा 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। ऐसे अगर n होते तो आप ऐसे जोड़ते चला जाओ, 1 बाय आर थ्री अप टू 1 बाय आर एन, अप टू 1 बाय आर एन, ठीक है। पर दो के लिए देखो एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर मुझे दो के लिए बनाना हो ना इसे, तो देखो दो के लिए एक और ढंग से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, देख सुन, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। देखो बेटा इसको सॉल्व करो जरा एक बार, तो सॉल्व करोगे एलसीएम लेके कितना आएगा, ये आएगा R1 R2, और ये क्या है सामने 1 बाय आर इक्विवेलेंट है, ये क्या है 1 बाय आर इक्विवेलेंट। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऊपर कितना आया R2 प्लस R1, R2 प्लस R1। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकालना है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, हम तो आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं ना यार, 1 बाय से मेरा क्या लेना देना है ना। तो क्या करें, जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार पलट दें, तो वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। बेटा ये फॉर्मूला आप 10 बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आज के बाद ये आपको याद होना चाहिए, आज के बाद ये आपको याद होना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल होता है वो कितना होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सीरीज कितना होता है R1 प्लस R2, सीरीज कितना होता है R1 प्लस R2, और पैरेलल कितना होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता नहीं। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच ले। अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप बेटा सेम रहता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, ठीक है, यहां पर कहां पर लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, छोटा करके लिख रहा हूं समझ जाना, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज डिफरेंट and potential through every resistance is same, and potential through every resistance is same। तुम अच्छे से पूरा लैंग्वेज बना के लिखना इसको सन्नाटा, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो भाई ठीक, तो वीडियो वहीं पे स्टॉप करेंगे, एक बार पॉज करेंगे और उसके बाद इस सारे को पूरे को अच्छे ढंग से नोट करेंगे, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। करो, आओ बेटा, देखो सुनो, सवाल सुनो, एक अच्छा सवाल है, तुम्हें अच्छा लगेगा करके, देखो सुनो। तो बोला गया कि मान लीजिए इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, बोला गया इस तरह का एक सर्किट है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर्किट है तो है, अब क्या करें, करना है तुमने ये, ध्यान से देखो। बोला कि इसके अंदर बेटा 30 एम्पियर का करंट यहां से एंटर करता है, कितना करंट एंटर करता है, 30 एम्पियर का करंट यहां से एंटर करता है। बोला गया
कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बोला गया कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बोला गया कि ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह से 3 रेजिस्टेंस तुमको दे दिए गए। फिर बोला गया कि फाइंड करंट इन एवरी रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन एवरी रेजिस्टेंस। चलो भाई बहुत बढ़िया, कर दो फटाफट से, मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, जल्दी से कर दो। चलो बेटा मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं तुमने वीडियो को स्टॉप किया है, एक बार खुद से ट्राई किया है। मम्मी का समय देख लो, सन्नाटो अच्छी बात नहीं होगी। आओ सुनो ध्यान से। तो कैसे करें, आपने को बोला कि फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच, तो भैया यहां से करंट गया, अब वो तीनों में बट गया, तो देखो सुनो, मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको तुम्हें कायदे से सॉल्व करना बताता हूं कि अगर एक अच्छा बच्चा होता तो वो इसको सॉल्व कर पाता, पर उसके बाद मैं तुम्हें क्या सिखाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं मैं तुम्हें? टेक्निक सिखाता हूं, उससे आप इसको बहुत छोटे ढंग से कर पाएंगे। और बेटा हमने तो जेईई का पेपर देना है ना फाइनली, तो बेसिक से शुरुआत करके जाना कहां है, जाना तो एडवांस तक ही है। तो बेसिकली मैं तुम्हें यहाँ पर एक करंट डिवाइडर रूल नाम से एक टेक्निक है, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो तुम उसे, है ना, पर है क्या वो करंट डिवाइडर रूल। क्या है वो? करंट डिवाइडर रूल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हें उससे पहले देखो एक बिल्कुल प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर मेथड से अगर मुझे सॉल्व करना होता तो सबसे पहले बेटा मैं इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता। क्या मैं निकालता? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालता। अच्छा भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता? तो ध्यान से देख, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आता, देख सुन, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हो जाता ना। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बनता? ये बनता 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, क्या 1/15, कितना बनता? 1/15। इतना ही बनता कि कुछ और बनता? पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना आएगा? वो तो तुम्हें लेना आता ही होगा। मैं कहता हूं चलो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 में सब कुछ आ रहा है ना। कितना था देख, 5 चंगे 30 प्लस कितना था 10 दिया 30 प्लस कितना था 15 दूनी 30। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आता? आर इक्विवेलेंट आता 30 बटा 6 7 8 9 और 10 11, ठीक है, इतना ओम, 30 बटा 11 ओम। कितना जाता? 30 बटा, ध्यान से देखना मेरे को कैलकुलेशन में गलती नहीं करी हो बस, ठीक है। तो कितना जाता? 30 बटा 11 ओम। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ध्यान से देख, तो मतलब कि इस पूरे सर्किट को हटाकर 30 बटे 11 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है ना। इस पूरे सर्किट को हटाकर और 30 बटे 11 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें करंट कितना एंटर कर रहा होगा बेटा? 30 एम्पियर। कितना एंटर कर रहा होगा? 30 एम्पियर। तो इसका मतलब कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मैं निकाल सकता हूं ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो बेटा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है बोलो? 30 बटा 11। कितना है बेटा? 30 बटा 11। और करंट कितना है? 30 एम्पियर। करंट कितना है? 30 एम्पियर। तो दिस मच इज द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू विच दिस सर्किट वाज सब्जेक्टेड। अब देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर करंट गया I1, यहां पर करंट गया I2 और यहां पर करंट गया I3, यहां पर करंट गया I2 और यहां पर करंट गया I1। अब ध्यान से देखो, तो अब तो मेरे लिए आसान हो गया ना ये। अब ध्यान से देखो, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर है ना, V वोल्ट तो मैं बोला, तो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप तो यहां पर भी है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप तो यहां पर भी है, और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर भी है, और यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना। पहले के लिए देख, तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। तो I1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V बाय R1। ये क्या हो जाएगा बेटा? V बाय R1। और V तो मेरे पास है ही ना, कितना है? 30/11 इंटू 30 और डिवाइड बाय R1। R1 कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम। तो कितना आया? I1 आ गया कितना? 5 अंगे 30 18 180 बटा 11 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 180 बटा 11 एम्पियर। इसमें परेशान होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही I2 बोलो, डायरेक्ट बोलो। अब I2 कितना आया? 30 इंटू 30/11 इंटू यहां का रेजिस्टेंस 10, इसमें इसको मार दिया 3 तिया 9 90 बटा 11 एम्पियर। उसके बाद I3 सीधा बोलो, 30 इंटू 30/11 इंटू रेजिस्टेंस कितना? 15। कितना आया? 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 60/11 एम्पियर। 60/11 एम्पियर। अगर कभी डाउट लगे अपने आंसर के ऊपर कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है,
तो बेटा मुझे पता है कि तीनों जो करंट है इनका जो सम है वो 30 एम्पियर के बराबर आना चाहिए। तो देखो तुम 30 एम्पियर के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर 30 एम्पियर के बराबर आ जाता है तब तो तुम्हारा आंसर एकदम सही है, और नहीं तो भैया आंसर गलत है। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? चलो करके देखो एक बार, वीडियो को स्टॉप करके देखो एक बार, जरा करके देखो आता है कि तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस I3 को कैलकुलेट करके देखो तीनों को, तो अगर वो 30 एम्पियर के बराबर आ रहा है तब तो मैंने एकदम सही सॉल्व किया है, और नहीं तो भैया मैंने गलत सॉल्व किया है। करके देखो, ऐसे नहीं। आओ सुनो, देखो 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 सन्नाटो, कितना आया 180 प्लस 90 प्लस 60, ये हो गया 330। कितना हो गया यार, आना तो बोलिए कितना आया 330 और बाय 11 है ना, तो कितना आया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 330 बाय 11, 11 तिया 33, भाई साहब 30 एम्पियर, एकदम टिच आंसर है, एकदम टिच आंसर है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? ऐसे करता बेटा एक नॉर्मल बच्चा, पर अच्छा बच्चा है ना, जिसने बेसिक्स अच्छे से पढ़े हैं, वो बच्चा है इस सवाल को ऐसे सॉल्व करता। और मैं तो कहता हूं कोई बुराई नहीं है, 10वीं क्लास का बच्चा इस सवाल को पेपर में ऐसे सॉल्व करके आए, कोई टेंशन नहीं, मजेदार, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। पर अब मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं बेटा, ठीक है, जिसको कहते हैं करंट डिवाइडर रूल, कि करंट कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। करो, आओ बेटा देखो सुनो। तो ये वो का वो सर्किट तुम्हारे सामने इस समय है ना, 5 ओम 10 ओम और 15 ओम पैरेलल में है, और करंट कितना एंटर कर रहा है 30 एम्पियर, ठीक है। और वो 3 आंसर तुमने कॉपी में नोट कर ही लिए होंगे, है ना। तो वही देखो मैं तुम्हें निकाल के बताता हूं, सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला चलो मान लो यहां से कोई भी करंट एंटर कर रहा है 30 एम्पियर, तो यहां पर कितना गया, मैंने बोला चलो I1 करंट गया, यहां पर कितना गया I2 करंट गया, और यहां पर कितना करंट गया I3 करंट गया। इसमें तो कोई शंका नहीं, ऐसे ही होने वाला है ना। अब बेटा सुनो जरा ध्यान से सुनो, लॉजिक सुनना। तो मैं ये बात जानता हूं कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। इसका मतलब कि अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसमें करंट कम, है ना, और रेजिस्टेंस अगर कम तो करंट ज्यादा। बेसिकली रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि बेटा कि जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस सबसे कम है वहां पर करंट सबसे ज्यादा जाएगा, और जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है वहां पर रेजिस्टेंस कम जाएगा। तो अगर मैं I1 रेशियो I2 रेशियो I3 लूं, अब ध्यान सुनना जरा, मैं बोल दिया चलो मान लो किसी V वोल्टेज से कनेक्टेड है, ऐसे पैरेलली किसी V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैं तीनों का रेशियो लेना चाहूं तो वो रेशियो क्या आएगा I1, सुनो जरा ध्यान सुनो, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनो जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाय 5 रेशियो V बाय 10 रेशियो V बाय 15। यही होना चाहिए ना। अगर नीचे किसी V वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो इसमें करंट कितना V बाय 5, इसमें कितना V बाय 10, इसमें कितना V बाय 15, यही होना चाहिए यार, हाँ ना तो बोलो। और उन तीनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो ये आया। अब ध्यान से देखिए, V ने V को सब तरफ मार दिया, रेशियो में है ना, तो ऐसे मार सकते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देख, तो बेटा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1 बाय 5 रेशियो 1 बाय 10 रेशियो 1 बाय 15, यही है ना। अब क्या करना, सुनो टेक्निक बताता हूं। अब सुनो, अब जाओ आगे है वो पूरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का काम खत्म हो लिया यहीं पे, अब फिजिक्स का काम यहीं पे खत्म हो लिया। अब तुम टेक्निक सुनो जरा ध्यान से, ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना। अब सुनो, अब क्या बोला गया कि बेटा इन तीनों रेशियोज को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रेशियो मस्त हो जाए। ये रेशियो कैसा हो जाए, मस्त हो जाए, मतलब सारा का सारा ऊपर आ जाए, पूरा का पूरा, है ना। तो ध्यान से देखो तो क्या है ये, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू, और वो नंबर इनका बेसिकली एलसीएम ही होता है। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5 अंगे 30, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। अब सुनो देखो, सीधा I1 लिखता हूं मैं, सर इतनी जल्दी I1, अभी तो आपने कुछ करा ही नहीं। ध्यान से, ये तो टेक्निक है, सुन देख, I1 इज इक्वल टू, अब ध्यान सुनना, इसको कंपोनेंट डिविडेंड कई पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सुनो ध्यान सुनो तुम। I1 इज इक्वल टू, देख पहला रेशो, देख पहला नंबर देख 6 ना, 6 डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल, 6 डिवाइड बाय इन सबका टोटल, 6 और 3 11, 6 और 3 7 8 9 और 2 10, 2 11, तो 6 11 इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है 30, टोटल करंट कितना है 30, तो कितना आ गया 6 3 18 180 बटा 11 एम्पियर। बोल यही आंसर था, कुछ और था। अब देख सीधा देख, I2 लिख, दूसरा नंबर बटे इनका सम इंटू टोटल करंट, बोल 3 3 90 बटा 11 था कि नहीं, बोल, अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। I3 देखो सीधा देख, तीसरा नंबर बटे इनका सम और इंटू टोटल करंट, ध्यान से देख, क्या 60 बटा 11, बोल क्या यही आंसर था कि कुछ और आंसर था, हाँ ना तो बोलो, यही था ना,
ऐसे मैंने बोला नहीं था शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देखो सुनो, आई नहीं आई, देख ध्यान सुन। तो पहला नंबर बटे इनका सम और इंटू टोटल करंट, दूसरा नंबर इंटू डिवाइड बाय सम और इंटू टोटल नंबर इंटू टोटल करंट, इस तरह से उसको कर करके पूरा का पूरा लिख देना है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? देखो एक प्रैक्टिस करा देता हूं, एक बार इसको अच्छे से नोट करो। एक प्रैक्टिस करेंगे फिर मिला लेना तुमसे हुआ कि नहीं हुआ, मजा हो जाएगा भाई सब जीवन का। ठीक है चलो करो, लो आ जाओ प्रैक्टिस कर लो। एक सुनो जरा ध्यान से, लो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। मैंने बोला देखो इस तरह का सर्किट है, सही करना है, एकदम गलत कर दो मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर बता रहा हूं मैं। हाँ ध्यान से देखो, देखते रहो, सुनते रहो। और बता देता हूं मैं तो, और बनाते चलो, आओ सुनो, देखते रहो। ये देखो बहुत बढ़िया भाई, 5 रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने। कितने लगा दिए? 5। अच्छा कितने कितने ओम का? मैंने बोला 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 6 4 10 11 12, और मैंने बोला मान लो 2 ओम, मैंने बोला 1 ओम, ऐसे कर दिया। ठीक है ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है और तुम्हें बोला कि मान लो यहां से जो करंट एंटर कर रहा है वो है मान लो अभी भी 30 एम्पियर। कितना है? 30 एम्पियर। और बोला गया फाइंड करंट इन एवरी रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन एवरी रेजिस्टेंस। चलो भाई कर दो फटाफट से। अब तुम अपने मेथड से करते तुम्हारे प्राण निकल जाते। चलो करो फटाफट से, वीडियो को स्टॉप करो यहीं पे, जल्दी करो। मैं अज्यूम कर रहा हूं तुमने वीडियो को स्टॉप किया है यार, है ना? आओ देखो सुनो, मैं करवाता हूं फटाफट से। मैंने बोला मान लो यहां पर करंट गया I1, मैंने बोला यहां पर करंट गया I2, मैंने बोला यहां पर करंट गया I3, यहां पे गया I4, यहां पे गया I5। फटाफट से करते हैं, देखो 2 लाइन में एकदम से सुनो। I1 रेशो I2 रेशो I3 रेशो I4 रेशो I5 इज इक्वल टू सुनो V/2 प्लस V/2 रेशो कितना? V/4 रेशो V/6 रेशो V/2 रेशो V/1। यार हाँ ना तो बोलो, ध्यान से देखो। तो V ने V को मार दिया, अरे V ने V को मार दिया। ध्यान से देखो तो I1 रेशो I2 रेशो I3 रेशो I4 रेशो I5 इज इक्वल टू 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/2 रेशो 1/1। 2 ओम के 2 लगा रखे क्या मैंने? हाँ 2 ओम के 2 लगा रखे। चलो अब इस रेशो को मस्त करो फटाफट से। देखो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी देखो। देखा तुमने कितने से करना पड़ रहा है? 12 से कर दें इसको, काम हो जाएगा अपना। आओ सुनो देखो तो I1 रेशो I2 रेशो I3 रेशो I4 रेशो I5 इज इक्वल टू, देखो सुनो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो देखो कितना आया, ये आया 6, ये आया 3, ये आया 2, ये आया 6, ये आया 12, ये आया 12। क्या तुम्हें बात समझ आई? पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुनो तो I1 क्या आने वाला है बेटा? I1 आने वाला है 6 बटे इन सबका सम 12 और 12 24 25 26 27 और 28 29। पक्का? देख लो सुनो 12 6 और 6 12 12 दूनी 24 25 26 27 28 29 तो कितना आया? 6/29 इंटू 30 एम्पियर। भाई साहब I1 आ गया। इस तरह से I2 कितना आ गया? I2 आ गया 3/29 इंटू 30 एम्पियर। क्या बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। I3 कितना आ गया? I3 आ गया 2/29 इंटू 30 एम्पियर। बेटा I4 कितना आ गया? I4 आ गया भाई साहब 6/29 इंटू 30 एम्पियर। भाई साहब I5 कितना आ गया? I5 आ गया 12/29 इंटू 30 एम्पियर। बोल आसान है कि नहीं है यार? पक्की बात एकदम। दे ले 5 करंट निकाले मैंने भाई साहब एकदम मजे में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पक्की बात एकदम। सोच लो बेटा। चलो तो बेटा इस वीडियो में मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे साथ बड़े ढंग से डिस्कस करे, है ना? तुम्हारे को करंट डिवाइडर रूल भी सिखा दिया कि कैसे कैसे हर एक रेजिस्टेंस में कैसे करंट डिवाइड होता है। ये सब आज के बाद मुझे करना आना चाहिए। अब अपन क्या शुरू करेंगे? अपन जो टफ सर्किट होते हैं ना रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के, भाई साहब बड़े गंदे गंदे सर्किट, मतलब महा टफ एकदम जे एडवांस टाइप्स। अब अगली वीडियो से अब मैं आपको उस तरफ थोड़ा सा लेके जाऊंगा, ठीक है? और लगभग 2-3 वीडियो में अपन उसको एकदम खत्म कर लेंगे, है ना? चलो भाई तो बहुत बढ़िया, अपन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अगली बार वीडियो डालो तो फटाक से तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।